करोगे, टॉपिक हम लोगों का कौन सा है आज का, तो इशू ऑफ डिबेंचर, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। देखिए आज मेरे से पूछेगा कि डिबेंचर को इशू करने की एंट्री पास करो, यानी हम आज है, मेरा ये प्रेजेंट है, इशू हमको करने का एंट्री पास करना है, लेकिन इशू का एंट्री पास करते टाइम आपको सिर्फ इशू का ख्याल नहीं रखना है। आप एंट्री पास कर रहे हो आज इशू करने का, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए इशू का एंट्री पास करना है कि जब हम 3-4 साल बाद जब हम तुम्हारे डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो उस टाइम में कहीं हमको कोई लॉस या कोई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा। उस बात का ख्याल रखते हुए हमको क्या करना होगा, आज इशू का एंट्री पास करना है। समझ रहे हो बात? यानी हमारे दिमाग में इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में एकदम आना चाहिए कि एंट्री हम पास कर रहे हैं इशू का, लेकिन हम एंट्री पास करेंगे इशू का इस बात का ख्याल रखते हुए कि 2, 3, 4, 5 साल बाद जब हम तुमको रिडम्पशन करेंगे, तुम्हारा पैसा जब हम तुमको वापस करेंगे, तो उस टाइम में कहीं कोई लॉस हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर रिडम्पशन के टाइम में कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को रिडम्पशन का लॉस नहीं मानेंगे, रिडम्पशन का तो लॉस है ही वो, लेकिन उसके साथ साथ वो लॉस कब का माना जाएगा, इशू के टाइम का भी लॉस माना जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? तो सिर्फ इशू ख्याल नहीं रखना, रिडम्पशन का ख्याल रखते हुए हमको इशू का एंट्री करना, इस बात को पूरा फोकस करिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, कुछ जर्नल एंट्री हम ले रहे हैं, उस पर कंप्लीट हम आपको बताएंगे कि हम अमाउंट पोस्टिंग कैसे करेंगे और हर चीज कैसे पोस्टिंग करना है। सबसे पहले हम रिडम्पशन इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन पर जाए, तो उससे पहले हम लोग कल पढ़े थे कि देखो अगर हम शेयर इशू की बात करें तो एट पार में इशू हो सकता है, एट प्रीमियम में इशू हो सकता है और एट डिस्काउंट में इशू हो सकता है। क्योंकि हम शेयर चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम डिबेंचर पढ़ रहे हैं, तो डिबेंचर को इन तीनों केसेस में इशू किया जा सकता है। लेकिन जब आप बात करोगे रिडम्पशन की, तो हम रिडम्पशन कर सकते हैं एट पार पे और रिडम्पशन कर सकते हैं एट प्रीमियम पर। ये लेकिन इशू करने का एक कंडीशन एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। किसी बुक में यही सीरीज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक हाथ में हम कंडीशंस याद कैसे रखोगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब कुल मिलाकर के हमारा इस टॉपिक में इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन वाले टॉपिक में कुल मिलाकर के इशू का 3 केस, रिडम्पशन का 2 केस, तो कुल मिलाकर के हमारे पास केस कितना होने वाला है, 6 केसेस निकलने वाला है। तो पहला केस याद कैसे रखोगे, एक हाथ में एट पार, फिर प्रीमियम, फिर डिस्काउंट, एक हाथ में ये चेंज होगा, पहले पार, प्रीमियम, फिर डिस्काउंट, एक हाथ में चेंज होगा। लेकिन हर ये वाला हाथ हो गया हम लोग का किसका, इशू का, और इधर राग याद रखिएगा रिडम्पशन का। यानी इशू करेंगे एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, लेकिन तीनों केस में रिडम्पशन कैसे होगा, एट पार। यानी मेरा पहला कंडीशन इशूड एट पार, लेकिन रिडम्पशन कैसे होगा, एट पार। इशू होगा प्रीमियम में, लेकिन रिडम्पशन अब भी कैसे होगा, पार में। इशू होगा डिस्काउंट में, लेकिन रिडम्पशन कैसे करोगे, एट पार में। तो कुल मिलाकर के इन तीनों के लिए मेरा क्या हो गया, एक केस बन गया, और इन तीनों के लिए मेरा क्या बन गया, एक केस बन गया। तो हम याद रखने के लिए ये शॉर्टकट ट्रिक याद रख सकते हैं कि डिबेंचर इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। इसी तरह से हम नीचे भी कर सकते हैं, इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन किसी भी सूरत में डिस्काउंट में नहीं हो सकता, इसलिए इसका 2 ही केस होता है। तो कुल मिलाकर जो हम अभी समझने वाले हैं उसका हेडिंग्स आपको याद हो गया होगा कि हमको हेड कैसे याद रखना है, कि कौन कौन सा ग्रुप होता है।
अब जब हम इससे आगे चलें तो केस ऑलमोस्ट आप सबको पहले याद हो जाना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा अगर आप एंट्री आपको दिखा दें और आपको बोल दे कि पूरा एंट्री लिख लो, जब आप एंट्री देखेंगे तो आपका एंट्री देख करके आपको सर दर्द होने लगेगा कि यार याद कैसे हो गई। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझेंगे ना तो ये एंट्री बहुत आसान लगने लगेगा, आपको लगेगा नहीं यार बहुत बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। हाँ, इशू का एंट्री आना चाहिए आपको। जो नॉर्मल एंट्री हम लोग डिबेंचर इशू का पढ़े थे वो नॉर्मल एंट्री जो है वो आना चाहिए। बेसिक एंट्री के नाम पर, बेसिक एंट्री जो हम पढ़ते थे उसके नाम पर हम अगर मान लीजिए कि डिबेंचर इशू किए और पूरे डिबेंचर का पूरा फुल एंड फाइनल पेमेंट अगर आपको एक ही कॉल में रिसीव हो जाए, कोई दूसरा कॉल ना हो, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होना होगा, वो चीज़ आपको पहले आना चाहिए। हम एक ही कॉल में अगर सारा पैसा रिसीव कर लें तो हम एंट्री क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा एंट्री हम पढ़ते थे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यही होता था मेरा। तो अगर हम पूरा फुल एंड फाइनल पेमेंट एक ही कॉल में रिसीव कर ले और कोई दूसरा कॉल ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ ये दो एंट्री पास करते थे इशू के टाइम में। लेकिन रिडम्पशन का तो कंडीशन थोड़ी लगाए अभी हम। अब देखिए इसी एंट्री में अगर ये फेस वैल्यू होता, मान लीजिए कि एक डिबेंचर का कॉस्ट 100 रुपीज था और 100 में ही उसको हम इशू कर दिए, कोई रिडम्पशन का पॉइंट ऑफ व्यू अभी नहीं था, तो हम क्या करते थे, सब जगह अमाउंट कितना पोस्ट करते थे, 100 रुपया लिख दो। अब 100 रुपया का मतलब अगर ये रेट हो सकता है, अगर यही 10,000 डिबेंचर होता तो 10,000 इंटू 100 होता, 1 लाख डिबेंचर होता तो 1 लाख इंटू 100 हो जाता। अब अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए प्रीमियम होता, इशू की बात कर रहे हो, अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि 100 रुपए का डिबेंचर था लेकिन 110 में हम इशू किए, तो सेम यहीं पे क्या होता, 110 होता। फर्स्ट एंट्री में ही हम बैंक अकाउंट डेबिट 110 से करते, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब होता है बैंक में पैसा आया, तो आखिर आया कितने का होगा, 110 का आया होगा, तो 110 लिखेंगे। सेकेंड वाली एंट्री में आप यहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को 10 रुपए से क्रेडिट करते और ये कितना हो जाता, 110 होता। तो ये एंट्री हम कब पास करते, अगर डिबेंचर को प्रीमियम में इशू किया जाता और सारा पैसा अगर एक ही कॉल में मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में ये एंट्री पास होता। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन अगर आपसे डिस्काउंट पूछ दे, बोला नहीं जी डिस्काउंट में हम इशू किए, तो जब आप डिस्काउंट में इशू करोगे तो ये अमाउंट कैसे पोस्ट कीजिएगा, तो हम लोग क्या पढ़े थे, अगर 100 रुपए का डिबेंचर है और यदि उसको 90 रुपए में इशू किया गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब होता है बैंक में पैसा आया होगा, तो बैंक में पैसा डायरेक्ट माइनस करके कितना आया होगा, 90 आया होगा, तो पहले 90 लिखेंगे डायरेक्ट। जितने से क्रेडिट उतने से यहां क्या होगा, डेबिट होगा। और डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे होता था और डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसको क्या कीजिएगा, डेबिट, और अमाउंट कितने से हो जाएगा, 10 रुपए से हो जाएगा। तो एट पार में अगर हम डिबेंचर इशू करते थे और पैसा एक बार में मिलता था, ये एंट्री पास करते थे। प्रीमियम में अगर हम पास करते थे तो भी हम पढ़े, और डिस्काउंट में अगर हम एंट्री पास की और पैसा एक बार में मिल गया तो क्या एंट्री होता है वो भी हम आपको लिखवा दिए। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं यहां तक। अब आपको क्या करना है, इसी एंट्री में, इसी एंट्री के साथ आपको कंडीशंस अप्लाई करना है कि अगर हम 100 रुपए का डिबेंचर था, 100 रुपए में बेच दिए, तो 100 का डिबेंचर 100 में बेचे, तो यह इशू और कौन सा हो गया, एट पार। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपसे कहा गया कि हम जब आपको वापस करेंगे ना तो 110 रुपया वापस करेंगे, इसका मतलब आप एक चीज देख रहे होंगे कि हम आपसे लिए तो 100 लेकिन वापिस कितना करेंगे, 110। इसका मतलब है कि रिडम्पशन के टाइम पर मेरा 10 रुपया क्या लग रहा है, लॉस लग रहा है।
तो एक्चुअल में ये 10 रुपया का लॉस कब का है? ये रिडम्पशन का लॉस है, लेकिन इस लॉस को हमको कब दिखाना होगा? रिडम्पशन में भी दिखाना है, लेकिन रिडम्पशन से पहले ये लॉस हमको बुक कब करना होगा? आज इश्यू में ही बुक कर लेना पड़ेगा। यानी जहां भी लॉस हो रिडम्पशन में हम उसे राइट ऑफ करेंगे, लेकिन जो लॉस है उसका खर्चा हम आज ही बुक करके चलेंगे, क्योंकि रिजर्व आप आज करोगे तब तो उसके अगेंस्ट आप उसको पेमेंट करोगे कल को ना। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि गलती से मेरे दिमाग में ये ना छपा रहे कि जब रिडम्पशन होगा तब ना रिडम्पशन का काम करेंगे, अभी रिडम्पशन का काम क्यों करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रिडम्पशन चाहे जब भी हो, ट्रीटमेंट हमको आज से करना है, अभी से लेके सोच के चलना है। जरा क्वेश्चन देखिए, केस नंबर 1 आपसे क्या कहता है? केस नंबर 1, और इन सारे एंट्री को कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको लगने लगेगा खुद ही 1-2 एंट्री के बाद कि यार आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो पहला 3 केस बहुत आसान है, आप 1 मिनट में याद कर सकते हो। कहने के लिए 6 अलग अलग केसेस है, लेकिन जो पहला 3 केस है 5 मिनट भी नहीं लगेगा, तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे, तुरंत से समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुमको इशू का एंट्री तो अभी समझा चुके। देखिए पहला केस, when debenture are issued at par and redeemable at par, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन भी तो समझ में आना चाहिए हमको। किसी भी क्वेश्चन में आपसे लिखा नहीं जाएगा कि केस लिख दिया और आप उसको देख के एंट्री पास करना, ऐसा है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? खुद से समझ के चलना है, खुद ही याद रखना है कि क्या एंट्री होना है। when debenture issued at par and redemption at par, ये जो केस आप देख रहे हो ये कब और कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में हमको देख करके आपको ध्यान रखना है, 3 बातों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले डिबेंचर का फेस वैल्यू देखोगे। फेस वैल्यू का मतलब समझते हैं क्या है? कि डिबेंचर कितने रुपए का है, रजिस्टर्ड कितने रुपए से, तो फेस वैल्यू हुआ। सपोज कीजिए कि मेरे एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, उसको हम कंपेयर करेंगे कि हम उसको इशू कितने में किए। तो ये तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बोलेगा एक कंपनी 10,000 डिबेंचर इशू किया, एक डिबेंचर का कीमत 100 रुपया था और उसको 100 रुपया में ही इशू किया, मतलब कि 100 रुपए का डिबेंचर था, मतलब फेस वैल्यू 100। इशू किया गया कितने में? 100 रुपए में, और इस शर्त पर इशू किए कि 5 साल बाद हम आपको वापस करेंगे, रिडीम करेंगे 100 रुपए में। इसका मतलब कि रिडम्पशन भी कौन सा होना है? देखो तीनों चीजों को ध्यान रखना है, कितने का था, कितने में पब्लिक को ऑफर किए, और जब 2-3-5 साल बाद जब हम आपको रिडीम करेंगे तो कितना रुपया हम आपको वापस करेंगे, इसको भी ख्याल रखना है। तीनों चीज को ध्यान रखना है। अगर तीनों का प्राइस सेम है, 100 का डिबेंचर था, 100 में बेचे, तो इशूड एट कौन सा हो गया? और हर बार फेस वैल्यू को ही हम इससे कंपेयर करेंगे। गलती से इसको इससे कंपेयर मत कर लेना, नहीं तो केस कुछ और हो जाएगा, एंट्री कुछ और हो जाएगा। हर बार इशू और रिडम्पशन इन दोनों को कंपैरिजन किसके साथ करना है? उसके फेस वैल्यू से करना है, नहीं तो आप क्या समझोगे ना कि एंट्री उल्टा हो जाएगा। 100 का डिबेंचर था, ऑफर किए पब्लिक को कितने में? तो 100 का 100 में ऑफर किए, तो कौन सा केस हो गया? एट पार, यानी इशूड एट पार। और 100 का ही डिबेंचर था, 5 साल बाद वापस भी कितना करेंगे? उतना ही जितना हमने लिया, मतलब रिडम्पशन भी क्या हो गया? यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखे आपको तो याद रखिएगा कि ये केस कहलाता है इशूड एट पार और रिडम्पशन एट पार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एंट्री बड़ा आसान होता है। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में बेचे, तो मेरे पास पैसा कितना आया होगा? 100 रुपए आया होगा। तो हम एंट्री लिखेंगे, इसका एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, और टू डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब एक ही कॉल में अगर सारा पैसा मिल जाए तो अप्लीकेशन भी यही है और अलॉटमेंट भी क्या है? वही है।
तो मेरा पहला एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो हम लोग अभी पढ़े थे इससे पहले। दूसरा एंट्री हम लोगों का क्या हुआ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। इन दोनों एंट्री को देखोगे तो तुमको देखकर जरा सा फील भी हो रहा है कि ये रिडम्पशन का क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम किसकी तरह दिख रहा है आपको, इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर की तरह है कि नहीं। इसका मतलब हम इसको कंप्लीटली क्या मान सकते हैं, ये इशू ऑफ डिबेंचर ही है, ये ज्यूम कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है इसमें। दूसरा एंट्री देखो, जब हम इसको रिडम्पशन करेंगे, जब हम इसको इसका पैसा वापस करेंगे कुछ साल बाद, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ये इशू है, ठीक है ना, और ये जो नीचे एंट्री देख रहे हो यह कब का है, रिडम्पशन का है। तो ये जो एंट्री आप देख रहे हो ये हम कब पढ़ेंगे, तो ये इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का काम नहीं है, ये एंट्री कब का है, जब आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ोगे, ये उस टाइम का काम है, अभी का नहीं है। कोई दिक्कत देखो, लेकिन सीखना तो हमको दोनों साथ में, क्योंकि इससे रिलेट करोगे इसको तो समझ में आएगा, और अगले चैप्टर में जब जाओगे और आप सोचोगे डिसाइड करोगे मैं डायरेक्ट इसको पढ़ ले, तो समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम आपको अपने जेब से पैसा दे रहे हैं तो जिस हाथ से दिया आपको हमको वापस भी उसी हाथ से चाहिए। तो यहां भी हम इशू और रिडम्पशन अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो तुमको कोरिलेट करने में आसान होगा, समझ में अच्छे से आएगा। अब देखिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, अगर इन दोनों एंट्री को कॉमन करो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, यहां डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो इसको और इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कि ये तो कैंसिल हो गया, क्या रह गया उसको देखो जरा सा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। मतलब ओवरऑल तुम क्या कर सकते हो कि बैंक अकाउंट मेरा हो गया डेबिट, क्योंकि मेरे पास पैसा आया तो असेट्स बढ़ गया मेरा, और डिबेंचर जहां इशू किए वो हो गया क्रेडिट, क्योंकि मेरा लाइबिलिटी क्या हुआ, यानी यहां असेट बढ़ा इसलिए डेबिट, यहां लाइबिलिटी बढ़ गया इसलिए इसको क्रेडिट कर दी। अब जरा सोचो, यानी जब हम किसी को डिबेंचर इशू करेंगे तो मेरा असेट बढ़ेगा और लाइबिलिटी बढ़ेगा ना। और मान लीजिए कि 5 साल बाद चाहे 6 साल बाद अगर हम आपको आपका इशू किया हुआ डिबेंचर वापस कर दे कि नहीं चाहिए तेरे पैसा हमको, तो ऑब्वियसली इसी को उल्टा करोगे कि नहीं करोगे, कि अगर हम आपको आपका पैसा वापस कर दिए नहीं चाहिए, तो जो बैंक अकाउंट अभी आपका डेबिट हो रहा था क्योंकि आपका असेट्स बढ़ रहा था, अब वही बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका असेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है, भाई पैसा दे रहे हो। आज जहां पैसा दे दिए तो डिबेंचर तुम्हारे लिए लाइबिलिटी था, तो तुम्हारा लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए इसको क्या करोगे, यानी मेरा एंट्री क्या होना चाहिए, डिबेंचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए और बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जरा देखिए, आइए देखते हैं कि नहीं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्या है, डेबिट। इन दोनों को कैंसिल करो और उसके बाद एंट्री को मैच करने की कोशिश करो, है कि नहीं वही चीज। यानी इशू करते समय हमारा एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यानी हम जब आपसे पैसा मांग रहे थे तो एंट्री हो रहा था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और अब जब हम 5-6 साल बाद तुमको तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे तो जो एंट्री आपके सामने है इसी एंट्री को क्या करोगे आप, जस्ट रिवर्स कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए, तो डेबिट था, क्या हो गया, क्रेडिट, और ये क्रेडिट था तो क्या हो गया, डेबिट, तो रिडम्पशन हो गया कि नहीं हो गया, तो आराम से हो सकता है। लेकिन सर क्या डिबेंचर होल्डर लिखना जरूरी है, हाँ लिखना जरूरी है, क्योंकि किसी को भी पेमेंट करने का एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है। जैसे आपके यहाँ घर पर बिजली बिल आया, आप कहेंगे सर जब इतने आसान था तो ये सब एंट्री क्यों किया गया, इसलिए किया गया, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट क्यों किया गया, अगर ये नहीं होता तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कौन से कॉल का पैसा है, तो किस कॉल का पेमेंट हमको मिला, हमको वो भी तो पता करना है। जब आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कोई भी एंट्री आप पास करते थे इशू करते समय, आप देखना जितने से एप्लीकेशन डेबिट हुआ क्रेडिट हो जाएगा, अलॉटमेंट जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, फर्स्ट कॉल जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, तो वो तो कट के कैंसिल हो जाता था। लेकिन हम फिर भी क्यों लिखते थे, क्योंकि अगर तुम लिखोगे ही नहीं तो सारा एंट्री जब कॉमन कीजिएगा देखिएगा तो एक ही को एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब मान लीजिए हम बोर्ड पे लिख दे, है ना, अगर हम लिख दे यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, आप बताइए कि ये कौन से कॉल का पैसा है,
एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ पता चलेगा? तो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हम क्यों लिखते थे? क्योंकि इस डिबेंचर का पैसा हम एक इंस्टॉलमेंट में मांगते नहीं थे, तो हमको पता भी तो चलना चाहिए ना कि वो कौन से कॉल का पैसा है। इस वजह से हम उसको लिखते थे। नहीं तो फिर तुम कोई भी एंट्री उठा के देखो, सब एंट्री का एक ही रिजल्ट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो हमको ख्याल रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जब ये दोनों कैंसिल हो ही जाएगा तो क्या लिखना जरूरी है? हाँ, लिखना जरूरी है, क्योंकि हम कंपनी चला रहे हैं, ये मेरे घर का पेमेंट नहीं है। जैसे देखिए, कंपनी में बिजली बिल आया, मान लीजिए कंपनी में बिजली बिल आया, कैसे दोगे? जैसे बिजली बिल आया, ठीक है लो, क्या कंपनी में पेमेंट करने का तरीका होगा? पहले क्या होता होगा? बिजली बिल आया, हम पहले एंट्री करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल का एंट्री करेंगे कि देना है, फिर चेक बनेगा। चेक बनने के बाद बॉस जो ऑथोराइज सिग्नेटरी होंगे साइन करेंगे। जब अप्रूवल मिल जाएगा तब जाके हम उसको चेक इशू करेंगे 2-4 दिन बाद। तो पहले बिजली बिल आया तो पहले लाने का एंट्री करोगे, पेबल का एंट्री करोगे, और जब चेक इशू हो जाएगा बॉस की तरफ से तब हम उसको चेक देंगे और तब हम उसको पेड कहेंगे। तुम्हारे घर का चीज तो नहीं है कि सब्जियां खरीद लिए पैसा दे दिए साथ के साथ। तो कंपनी में भी क्या होता है कि पहले डिबेंचर का पैसा डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ये कहते हुए कि हम आपको पैसा दे देंगे, और इसी डिबेंचर होल्डर को जब आप चेक दोगे तो यही क्रेडिट से फिर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? पैसा पे कर देंगे। यानी अगर आप इस एंट्री को समझने की कोशिश करोगे तो देखो क्या हो रहा है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहले मेरा लायबिलिटी बढ़ गया था, क्योंकि इशू किए थे तो मेरा लायबिलिटी बढ़ गया, इसलिए क्रेडिट। और अब जब हम आपको आपका पैसा चुका रहे हैं तो यही लायबिलिटी जो क्रेडिट था, अब वही लायबिलिटी मेरा क्या हो गया? घट गया। तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन इसका पेमेंट चूंकि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम क्या किए कि ये पैसा हम किसको देंगे? डिबेंचर होल्डर को देंगे। तो डिबेंचर होल्डर फिर मेरे लायबिलिटी को बढ़ा दिया, क्रेडिट कर दिए, और जैसे ही ये पैसा उसको हम पे करेंगे तो फिर से मेरा लायबिलिटी क्या होगा? घट जाएगा और पेमेंट चला जाएगा। ओवरऑल फायदा ये होगा कि हम ये दिखाए कि पहले आपको पैसा देंगे, हम एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ देंगे हम आपको, और कुछ दिनों के बाद जब कंपनी से अप्रूवल मिल जाएगा तब हम आपको उस टाइम में क्या करेंगे? पैसा पे कर देंगे। तो इसका 2 स्टेप्स तैयार किया गया है। अगर आप चाहें तो दोनों के बदले में आप एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, ठीक है ना? यानी इन दोनों एंट्री के बदले आप लिख सकते हो इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, यानी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इसको हटा दो, तुम एक ही एंट्री पास करो। यानी जहां बोला इशू तो तुम एंट्री लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और जहां बोलेगा रिडम्पशन तो डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर हटा देना। तो रिडम्पशन के टाइम में इसी एंट्री को क्या करोगे? उल्टा करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप इशू का एक एंट्री और रिडम्पशन का कितना एंट्री? एक एंट्री पास कर सकते हो। एग्जाम में गलत नहीं होगा, लेकिन तरीका कहीं ना कहीं सही नहीं है। तरीका जो आप देख रहे हो यही तरीका, एक मैनर है, यही है काम करने का, लेकिन प्रैक्टिकली देखिएगा, लेजर पर इंपैक्ट देखिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंट्री आप कर सकते हो यही, ठीक है? तो इस तरह से आप क्या करोगे? डिबेंचर इशूड एट पर और रिडम्पशन एट पर, ये केस हो जाएगा। चलो दूसरा तीसरा देखते हैं। अब उतना टाइम कुछ लगने वाला है नहीं, फर्स्ट 3 केस तो तुमको 2 मिनट में समझ में आएगा, क्योंकि जो हमको समझाना था वो ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, तो अगर दूसरा केस कहता है व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, लेकिन रिडीमेबल एट कैसे है? यानी डिबेंचर का फेस वैल्यू अगर सपोज करो 100 रुपया है, इशू प्राइस उसका कितना होना चाहिए? इससे कम 95 मान लो। लेकिन रिडम्पशन कैसे करना है? तो रिडम्पशन के लिए आपसे कहा गया कि रिडम्पशन हमको 100 में करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन लिखना चाहिए, यानी 100 रुपए का डिबेंचर था, 95 में हम पब्लिक को ऑफर किए इस शर्त पर कि 2, 4, 5 साल बाद तुम हमको भी 95 ही दो, लेकिन जब टाइम आएगा तो हम तुमको पूरा 100 देंगे। तो 100 रुपए का डिबेंचर 95 में बेचे और
100 रुपए के डिबेंचर को रिडम्शन कितने में करेंगे, 100 रुपए में करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिख जाए तो इशूड एट डिस्काउंट और रिडम्शन क्या होगा। तो इशू वाला जो एंट्री देख रहे हो ना, ये बहुत सिंपल एंट्री है जो हम पहले करते थे, एकदम सेम टू सेम। बस बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री होता। और इससे ठीक पहले अभी हम जब क्वेश्चन का शुरुआत किए थे उस समय क्या बोले थे कि अगर डिबेंचर इशू किए डिस्काउंट में तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्या कर लोगे, डेबिट कर लोगे। तो देखिए यहीं पे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या कर लिए, सिर्फ डेबिट कर दिए, मेरा काम हो गया। अब बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब बैंक में पैसा आया। अब आप ही सोचिए 100 का डिबेंचर अगर हम 95 रुपए में बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक में पैसा आया तो कितना आया होगा, तो हम 95 लिखे। इसके बाद जितने से क्रेडिट उतने से यहां क्या हो गया, डेबिट। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे होता है और 5 रुपया डिस्काउंट हम क्या कर लिए, डेबिट कर दिए क्योंकि लॉस है। ये तो हो गया इशू का। लेकिन जैसे ही रिडम्शन की एंट्री देखोगे, देखो तो रिडम्शन की एंट्री में कोई चेंजेस है, यानी रिडम्शन का एंट्री मेरा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस का था तो सेकंड केस भी क्या होगा, सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं। तो समझाने का भी जरूरत नहीं है। अमाउंट कौन सा होगा, हमेशा फेस वैल्यू पे। आगे थर्ड में जाओ। थर्ड के हिसाब से कहता है व्हेन डिबेंचर इशूड एट कैसे, प्रीमियम, और रिडम्शन कैसे करना है, यानी 100 रुपए का डिबेंचर 105 में बेचेंगे लेकिन वापस कितना करेंगे, 100 रुपए ही वापस करेंगे। ऐसा वाला क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करोगे, एकदम सेम क्वेश्चन होगा, बस डिस्काउंट को भी हम लोग क्या किए थे, डेबिट, और अगर प्रीमियम आ जाए तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो हमारा एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और अगर प्रीमियम है तो सिर्फ प्रीमियम को क्या करना था, यानी प्रीमियम है तो क्रेडिट, डिस्काउंट है तो क्या करते, डेबिट था, तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दिए। अब बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक में पैसा आया होगा, तो 100 का डिबेंचर जब हम 105 में बेचेंगे तो 100 रुपए थोड़ी आएगा, कितना आएगा, तो 105 रुपया हम लिखे। अब देखिए जितने से यहां क्रेडिट उतने से डेबिट, और डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, और प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, 5, तो ये हो गया। लेकिन जब इसमें भी आप देखोगे रिडम्शन, तो रिडम्शन का क्वेश्चन और पूरा अमाउंट इसमें भी क्या दिखेगा, मतलब देखो ओवरऑल अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि हमको फर्स्ट एंट्री करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दूसरा एंट्री पास करना है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये बेसिक एंट्री हो गया एट पार में। प्रीमियम आया तो उसी एंट्री में हम क्रेडिट कर लेंगे सेकंड वाले में, डिस्काउंट आया तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर लेंगे, प्रीमियम आया तो डायरेक्ट ऐड करके लिखेंगे, डिस्काउंट आया तो फर्स्ट एंट्री में डायरेक्ट माइनस करके लिखेंगे, और तीनों ही केसेस में रिडम्शन का एंट्री क्या होगा, सेम होगा। कोई दिक्कत है, तो इतना हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं।